सबसे पहले इसमें हमने आपको बताया था डायनमो, ये ऐसे रोटेट, कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कराते हैं, फ्लक्स में चेंज आता है और फ्लक्स में चेंज आता फाई इज इक्वल टू होता है NBA cos ओमेगा t, और यहाँ से इंड्यूस EMF हमने आपको बताया था d∅/dt NBA ओमेगा, और ये हो जाएगा माइनस, ठीक, ये d∅/dt अभी हमने लिख दिया, माइनस इधर ले आओगे तो यही क्या हो जाएगा E0 sin ओमेगा t, V इज इक्वल टू V0 sin ओमेगा t एंड I इज इक्वल टू I0, ठीक। तो ये हमने बताया था कि इसकी जो मैथमेटिक्स हम लोग देखते हैं, मैथमेटिकली एक्सप्रेशंस जब निकालते हैं, कर्व निकालते हैं, तो इसका कर्व जो है ये साइन कर्व, क्योंकि सब में साइन है, तो साइन कर्व चाहे B और T के बीच लगाओ, चाहे I और T के बीच, सब में साइन कर्व है, इस तरह से आएगा। इसका मतलब जो AC है उसका हाफ साइकिल पॉजिटिव और हाफ साइकिल क्या होता है, निगेटिव होता है। दूसरी चीज, इसकी जो फ्रीक्वेंसी, पहले कुछ AC के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, उनके बारे में समझ लीजिए कि इसकी फ्रीक्वेंसी इंडिया में कितनी है, 50 हर्ट्ज। हर कंट्री का अलग अलग होता है, तो इंडिया में कितना है, 50 हर्ट्ज। दूसरा चीज, AC जो है, तो डायनमो से क्या हुआ कि जब कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है तो फ्लक्स में चेंज आता है, उस फ्लक्स चेंज की वजह से ही क्या है, इंड्यूस EMF और इंड्यूस करंट डेवलप होती है, वहीं से आपका AC का कॉन्सेप्ट आता है। डायनमो से AC और DC दोनों प्रोड्यूस होती है। दूसरा चीज हो गया कि डायनमो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जबकि मोटर जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। फिर इसके बाद AC को कम लॉस से दूर तक हम भेज सकते हैं ट्रांसफार्मर यूज करके, जबकि DC को नहीं। AC को हम कन्वर्ट कर सकते हैं DC में, किससे, बोलो, रेक्टिफायर से, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक, और DC को AC में इन्वर्टर। फिर हमने बताया था कि AC जो है, इससे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग फिनोमेना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनर्शिया की वजह से ये मास को लिबरेट और फिर क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये मास लिबरेट नहीं कर पाएगा। तो जो इलेक्ट्रोलिसिस फिनोमेना आपका होता है वो किससे होगा, DC से होगा, AC से नहीं पॉसिबल है। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया था AC जो होती है वो वायर के सरफेस फ्लो होती है, दैट इज कॉल्ड स्किन इफेक्ट, ठीक, और DC इनसाइड द वायर होती है, इसीलिए DC के लिए सिंगल वायर यूज करते हैं मोटा, और AC के लिए बहुत सारे पतले पतले कई सारे वायर हम यूज करते हैं, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग पढ़े थे AC जो है उसको हम जो जनरल एमीटर वोल्ट मीटर आप लैब में देखे हैं उससे हम मेजर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं कि वो हमारे जो होते हैं अमीटर वोल्ट मीटर, वो मैग्नेटिक इफेक्ट के काम करते हैं, उसमें मैग्नेट होता है, और मैग्नेट होने की वजह से जब उसमें करंट फ्लो होती है तो फोर्स लगता है, कॉइल क्या करती, रोटेट कर जाती है। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ यह है कि यदि हम AC फ्लो कर देंगे तो AC फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, तो वो 1 सेकेंड में 50 बार लेफ्ट और 50 बार राइट, तो कॉइल ना लेफ्ट जाएगी ना राइट जाएगी, अपनी जगह रुकी रहेगी। किसी को 50 बार आगे पीछे से करो, नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब हो गया कि यदि हम AC फ्लो करते हैं किसी कॉइल में, मतलब अमीटर वोल्ट मीटर में, तो उसके पॉइंटर में कोई मूवमेंट नहीं होगा ड्यू टू इनर्शिया। इसलिए इसके लिए अलग से इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए, और जिनको हम लोग कहे हॉट वायर अमीटर एंड वोल्ट मीटर। और ये किस पर काम करते हैं, ये जो होते हैं इस तरह से होते हैं, अब ये इसमें स्प्रिंग आप ये लगी हुई है A,
बी एंड सी, ये पॉइंटर लगा होता है। पहले इसके जो डिविजन्स होते हैं कंजेस्टेड होते हैं, इसके बाद थोड़ा डिस्टेंस होते हैं। जब इसमें करंट फ्लो होती है तो हीटिंग इफेक्ट की वजह से लेंथ वायर का क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। और ये नीचे स्प्रिंग लगी हुई है, स्प्रिंग उसको क्या करेगी, खींच लेगी। खींचेगी तो ये पॉइंटर हमारा किधर मूव करेगा, राइट साइड मूव कर जाएगा। तो ये जो करंट है, क्योंकि डायरेक्शन में प्रॉब्लम आ रही थी, डायरेक्शन में हाफ साइकिल पॉजिटिव, हाफ साइकिल क्या थी, निगेटिव, इसलिए एक ऐसी चीज की हमें जरूरत थी जो डायरेक्शन पे बेस्ड ही ना हो। तो हीटिंग इफेक्ट में क्या हुआ, चाहे तुम डीसी फ्लो करो चाहे एसी फ्लो करो, हीट सेम प्रोड्यूस होती है। तो हमने यहाँ क्या किया, करंट फ्लो करने की वजह से वायर की लेंथ इंक्रीज कर गई, स्प्रिंग उसको क्या करेगा, नीचे खींचेगा, पॉइंटर आपका राइट साइड मूव कर जाएगा और हम करंट मेजर कर लेंगे। तो कहने का सेंस हो गया, डीसी जो होती है वो हम लोग क्या करते हैं, जनरल अमीटर वोल्ट मीटर से मेजर कर लेते हैं, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में चलती है। और एसी हम जो है हॉट वायर मीटर एंड हॉट वायर वोल्ट मीटर, जो कि किस पर बेस्ड होता है, हीटिंग इफेक्ट बेस्ड होता है। ये ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वायर लेंथ ऑफ वायर इंक्रीजेज, इस पर काम करता है। तो ये हॉट वायर मीटर एंड हॉट वायर वोल्ट मीटर कहे जाते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार रिपीट हुआ है कि हम अमीटर या वोल्ट मीटर में हाई फ्रीक्वेंसी मतलब 50 वाली फ्लो करें तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं होगा, पॉइंटर अपनी जगह क्या करेगा, रुका रहेगा। और लेकिन लो फ्रीक्वेंसी 1 to 2 हर्ट्ज हम फ्लो करें तो क्या होगा, तो 1-2 हर्ट्ज क्या करेगा, पॉइंटर अपनी जगह क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, आगे जाएगा फिर पीछे जाएगा, लेकिन हम उससे कोई मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका कई बार आया है। दूसरी चीज, अब आते हैं इसको मेजर करने के लिए कि कैसे मेजरमेंट हो। तो कंट्रोलिंग मेजरमेंट तो हो गया आपका, कंट्रोल कैसे करते हैं, जैसे आप डीसी कंट्रोल कैसे करते हो, रिहार्सल जैसे ये बना होता है चीनी की मिट्टी का, ऐसे होता है, ऐसे इसमें बहुत सारे वायर होते हैं ये, ठीक। अब इसमें स्लाइडर होता है, जो स्लाइडर को आप आगे पीछे करते हो तो रेजिस्टेंस इंक्रीज डिक्रीज करेगा, और रेजिस्टेंस इंक्रीज डिक्रीज करने से करंट में फर्क आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, डीसी कंट्रोल कर लेते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे करंट कम हो जाएगी। ओम्स लॉ वगैरह डेरिवेटिव आपने प्रैक्टिकल किया होगा उसमें। लेकिन अब हम एसी कंट्रोल करना चाहें तो हाई रेजिस्टेंस से लॉस ऑफ करंट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम इससे नहीं कंट्रोल करते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चोक कॉइल यूज करते हैं। अब चोक कॉइल क्या होती है, थोड़ा इसके बारे में समझ लो। ये क्या है कि एक जो है ऐसे आयरन और रॉड टाइप हो, इसके ऊपर कॉपर वायर होते हैं, ये थिक कॉपर वायर। ठीक होने से फायदा होगा, रेजिस्टेंस इनका क्या होगा, कम होगा, ठीक। और इस तरह से ये आपका आयरन का हो गया, और ये वायर किसके हो गए, कॉपर के हो गए। और इन्हें जब हम यूज कर रहे हैं, जैसे ये रॉड वगैरह लगे होते हैं, ये हो गया आपका। ठीक, ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर हो गया। तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे एक्सेल की वैल्यू, ये एक्सेल हो गया और आर हो गया, तो जेड की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है एक्सेल स्क्वायर प्लस एक्सेल, अभी हम बताएंगे आगे, ये होता है ओमेगा है, ठीक। और ये भी रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर हम ये लिख लेंगे आर प्लस आर का होल स्क्वायर कर लिया करो। ये ज़्यादा क्वेश्चन पर नहीं है, बस इतना समझिए। अब यही जो चोक कॉइल थी, ये समझिए यहाँ पे आ गई, यहाँ पर हम दिखा है इसको, ठीक। तो ये चोक कॉइल क्या करती है, एसी कंट्रोल किया जाता है इससे। एसी कंट्रोल किससे करते हैं, चोक कॉइल से। क्या फायदा होता है, इसका एल बहुत ज़्यादा होता है, एल बहुत हाई होता है। और अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि सर्किट में एल होगा, सर्किट में सी होगा, तो लॉस ऑफ करंट नहीं होता है।
बार्टलेस पावर जिसे हम लोग डिस्कस करेंगे, वहाँ फाई वैल्यू 90 डिग्री हो जाती, और जब फाई 90 हो जाए तो एवरेज पावर क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब हो गया इस चौक कॉइल्स फ़ायदा क्या है, फ़ायदा हमें ये है, ये जो करंट का लॉस है वो बहुत कम होता है। पॉइंट क्लियर हो गया। तो दो बातें आ गई, एक तो यह आ गया कि एसी को मेजर किससे करते हैं, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स करते हैं। अच्छा, उसमें दो है, अमीटर और वोल्ट मीटर है। अमीटर और वोल्ट मीटर में क्या डिफरेंस है, हमने बताया था अमीटर में लो रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में, और वोल्ट मीटर में हाई रेजिस्टेंस कैसे करते हैं, सीरीज में। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ होता है। यदि हम लो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो अमीटर। हाई रेजिस्टेंस सीरीज कर देंगे, क्या बन जाएगा, वोल्ट मीटर। ठीक, तो हो गया। दूसरा चीज़, चोक कॉइल का रोल क्या होता है, इससे हम एसी क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक, ये सारे पॉइंट बेसिक पॉइंट्स हो गए। अब हम आगे आते हैं इसमें। यहाँ क्या हो रहा है कि अब हम एवरेज वैल्यूज फाइंड करने जा रहे हैं, और एवरेज वैल्यू प्रॉब्लम क्या आ रहा है, हाफ साइकिल पॉजिटिव, हाफ साइकिल क्या है, निगेटिव। तो एक फुल साइकिल का एवरेज वैल्यू क्या होती है, 0, कि आई एवरेज या वी एवरेज और फुल साइकिल इज 0, क्योंकि पॉजिटिव ही ऊपर और नीचे निगेटिव हो गया, तो फुल साइकिल क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम निकालते हैं IRMS। IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो ये 0 to t I स्क्वायर dt, 0 to t अपॉन dt, ये वैल्यू फाइंड करते हैं, इससे निकालते हैं, डिराइव करते हैं, तो क्या आ जाएगा बताओ, I नॉट अपॉन, ऐसे ही BRMS हम निकाल लेंगे। ठीक, तो अब हम यहाँ पर पहला पॉइंट मतलब तुम्हारे ये हुआ कि आई एवरेज और बी एवरेज फुल साइकिल क्या होता है, 0। ये डेरिवेशन तुम्हें कोई मतलब नहीं है, बस मतलब अभी तुम्हें इस चीज का है कि IRMS, ये वैल्यू हमने क्या बताया, और यही हो जाएगा ठीक। डायरेक्ट आपको वैल्यू रख मल्टीप्लाई कर दिया करो। VRMS बोलो, बोल दो। दूसरी चीज आती है आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल, ध्यान दीजिएगा, हाफ साइकिल। फुल साइकिल तो 0 होता है, हाफ साइकिल का कितना होता है बताओ, बोलो, 2I नॉट अपॉन, बोलिए, और ये कितना आ जाएगा, 0.63 या अबाउट 63% ऑफ। ऐसे बी एवरेज बताओ फॉर हाफ साइकिल, क्या चीज, ये भी कितना आ जाएगा, ठीक। तो ज्यादा क्वेश्चन आपको इस पर मिलेंगे, इस पर नहीं मिलेंगे आपको। अब हम आते हैं इस पर। अब इस चैप्टर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। ये हम लोगों ने पढ़ा B इज इक्वल टू एंड I इज इक्वल टू। अब यहाँ कई सारे V नॉट, BRMS, IRMS, दुनिया भर का मामला है। इनको समझो, क्योंकि ये नहीं समझ पाओगे चैप्टर आपको नहीं समझ में। पहले तो ये B और I, ये क्या है बताओ,
क्या है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज आर तात्कालिक किसी पर्टिकुलर टाइम पर, जैसे हमने कहा 1/10 सेकेंड 1/20 सेकेंड पे जो वोल्टेज या करंट निकालना होता है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। अब इसमें निकालने के लिए तुम्हें क्या है, यहाँ टिक वैल्यू गिवन रहेगी, वैल्यू रख दो, आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन एक आध क्वेश्चन आया, ज़्यादा इस पर नहीं आता है, इसकी ज़्यादा ज़रूरत हमें फिजिक्स में नहीं है। अब हमारे पास आते ये जरा देखिए वी नॉट आई नॉट, इनके बारे में बताओ, इनको क्या कहोगे, वी नॉट या आई नॉट, इनका नाम बताओ। इसके 3 नाम है, पीक वैल्यू, और बताओ मैक्सिमम वैल्यू, और बताओ एम्पलीट्यूड हो गया। क्या क्या हो गया बताओ, पीक वैल्यू कह सकते हो, और क्या हुआ, मैक्सिमम वैल्यू हुआ, और क्या हो गया, एम्पलीट्यूड। अब आते हैं हम लोग ये आरएमएस जो लिखा हुआ है, इनके बारे में आइए। आरएमएस क्या कहते हैं, एक तो ये हो गया रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और बताओ इसको क्या कहते हैं, इफेक्टिव वैल्यू, और बताओ क्या कहते हैं, वर्चुअल वैल्यू या अपरेंट वैल्यू। 3 नाम इसके हो गए। अब नाम तो पता चल गया, काम भी पता करना जरूरी है कि किसी के नाम पता है, उनके काम क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये नहीं जानोगे तो नाम से काम नहीं चलना है। अब बता दो कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है वो किसको मेजर करता है, किसको मेजर करता है, आरएमएस वैल्यू मेजर करता है। चाहे वो वोल्ट मीटर है तो वीआरएमएस को, और अमीटर है तो आईआरएमएस को। तो इंस्ट्रूमेंट हमारे जो मेजर करते हैं वो कौन सा हमेशा मेजर करते हैं, आरएमएस। दूसरी बात, किसी सर्किट में आपको जो है करंट इंडिकेट किया गया है, वो कौन सी करंट होती है, कौन सी होती है, आरएमएस होती है। जैसे मान लीजिए कोई सर्किट है और यहाँ करंट आपको आई है, दिया गया 10 एम्पियर, ऐसे दिया गया है, ठीक, ये ऐसे दिया गया है, यहाँ लिखा 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज ऐसे लिखा हुआ है। तो बता दो ये जो इंडिकेटेड करंट है इन द सर्किट इज आरएमएस करंट, बोलो। और ये जो लिखा है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज ऐसे जो लिखा जाता है, दैट इज आरएमएस वोल्टेज। 3 बातें ध्यान दे रहिएगा। फर्स्ट हो गया कि इंस्ट्रूमेंट ऑलवेज मेजर्ड आरएमएस वैल्यू। Second point, indicated current in circuit is always RMS current. And third point, 220 volt 50 hertz something indicated that this type indications are RMS voltage. ये 3 पॉइंट याद किए रहिए, क्लियर हुआ। अब जैसे उन्होंने कहा क्वेश्चन में अमीटर का रीडिंग 10 एम्पियर है, तो समझ लो कौन सी है वो, आरएमएस है। उन्होंने कहा फाइंड रीडिंग ऑफ अमीटर, तो क्या निकालना है, आरएमएस निकालना है। फाइंड रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, तो क्या निकालना है, वीआरएमएस निकालना है। हमारी बात समझ में आई। ये 2 पॉइंट 3 पॉइंट नहीं समझोगे तो ये चैप्टर मत पढ़ना, समझ में नहीं आएगा। ओके, एक बार बातों को फिर से समझ लो कि जो हमारा ये लिखा होता है B = V नॉट साइन ओमेगा t, तो V जो होता है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। V नॉट आई नॉट क्या हो जाएगा, 3 नाम बताए, मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू, एम्पलीट्यूड, ठीक। और इसके बाद फिर हम लोग पढ़े आरएमएस, और आरएमएस के हमने 3 नाम बताए, बोलो आरएमएस हो गया, इफेक्टिव हो गया, और वर्चुअल वैल्यू हो गया। फिर हमने 3 पॉइंट और बताए आपको। कौन 3 पॉइंट हो गए कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है ऑलवेज मेजर्ड आरएमएस वैल्यू, एंड सेकेंड कि इंडिकेटेड करंट सर्किट इज आरएमएस करंट,
and third rated value 220 volt 50 hertz something like this is RMS voltage। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? बोलो। अब हम लोग डिफरेंट टाइप सर्किट्स पे आते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका। तो डिफरेंट टाइप सर्किट में आपके 7 सर्किट होते हैं, जिसमें R सर्किट, L सर्किट, C सर्किट, LR सर्किट, CR सर्किट एंड LCR सर्किट। तो हमने बताया था इसके बारे में बिल्कुल ऐसे ही, जैसे कोई जो है दो लोग, शादी हो गई है और दोनों लोग कहीं घूमने टहलने जा रहे हैं, वो कैसे चल रहे हैं, साथ में हाथ पकड़ चल रहे हैं, आगे पीछे चल रहे हैं, डिपेंड करता है कि कोई प्रोडक्ट हुआ कि नहीं हुआ। जो लिया रहता है पीछे पीछे चलता है, बाकी आगे आगे चलता है। यही कहानी हमारे सर्किट की है। हमारे पास भी क्या है, दो बातें हैं, एक वोल्टेज है, दूसरा क्या है, करंट है। तो ये वोल्टेज और करंट में कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है, हम ये पढ़ने जा रहे हैं। तो दो बातें पढ़ेंगे, एक तो कौन लीड कर रहा है, लैग कर रहा है, और दूसरा एक आता है मतलब फेज, वो फेज नहीं, रेजिस्टेंस इनका क्या होगा। आर के रेजिस्टेंस क्या नाम है, सी के रेजिस्टेंस क्या नाम है, एल के क्या नाम है, LCR के क्या नाम है, ये दो बातें हम लोग डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम आते हैं आर सर्किट पर, रेजिस्टिव सर्किट कहा जाता है। तो आर सर्किट में हमने आपको बताया था इसमें केवल रेजिस्टेंस आपका लगा हुआ है, और ये इनपुट सप्लाई B0 sin ωt, ये करंट आपकी आई जा रही है। ठीक, यहां से हम करंट जो फाइंड करते हैं तो वो वैल्यू हमारी आ जाती है I0 sin, और इन वैल्यू B0 अपॉन I0, यही क्या हो जाता है R। तो सिंपली इसको हम रेजिस्टेंस कह लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, दोनों में देखिए सिमिलर फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं, इसलिए इनमें हम कहें डेल्टा फाई, तो डेल्टा फाई क्या होता है, 0 होता है, कोई फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, हाथ पकड़ के चल रहे हैं दोनों, इस तरह कहानी हो रही है। तो ये रेजिस्टेंस हो गया और डेल्टा फाई वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। और ये जिसका हम डायग्राम बनाना इस तरह से याद करिए, हमने आपको फेज वगैरह पढ़ाया था, बोलो। ये देखिए ऐसे दोनों सेम फेज में हो गए। ठीक, और इस तरह से हम डिस्कस करें, इसको B मान लें, इसको Y, तो यहां भी क्या हुआ, दोनों क्या हो रहे हैं, सेम फेज में जा रहे हैं। ठीक, तो सीधा इतना याद करना हमें कि R सर्किट में डेल्टा फाई की वैल्यू 0 होती है, और दूसरी चीज ये हो गई कि जो इसका रेजिस्टेंस है उसका नाम सिंपली क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, बस इतना सा। अब इसी तरह से हम लोग आते हैं C सर्किट। अब C सर्किट में देखिए कैपेसिटिव सर्किट कहा जाता है। कैपेसिटिव सर्किट में कैपेसिटर लगा होगा आपका, ये AC का सिंबल हो गया, यहाँ पर C लगा दिया हमने, और इनपुट सप्लाई हमने यहाँ पर B0 कितना दे दिया, sin ωt दे दिया, और यहाँ से हम करंट फाइंड कर लेते हैं। और याद करिए कि यहाँ पर जो निकालते हैं कितना आ जाता है, I इक्वल टू, बोलो, मतलब I0 लिख देते हैं और यहाँ आ जाता cos ωt, डिफरेंशिएट, बोलो। और I0 की वैल्यू हमने क्या बताया था आपको, यहाँ जो निकालते थे, जो जिसको I0 माना था, क्या था, चलिए XC इक्वल टू सीधे आएगा, और ये वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 1/ωc सीधे सीधे, और यही हो जाएगा 1/2 पाई FC। क्या कहते हैं XC को बता दो, बोलो। कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहा जाता है, रेजिस्टेंस का ही जुड़वा भाई है, नाम बदल गया। R से पैदा हुआ तो रेजिस्टेंस कहा, और दूसरे से पैदा होगा तो दूसरा नाम रख दिया, है वही चीज XC। तो क्या नाम हो गया इसका, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहा जाएगा, और इसकी यूनिट भी क्या होती है, ओम होती है। ठीक, अब यहाँ पर कर्व वगैरह प्लॉट करना हो आपको तो देखिए
इधर एक्सी ले लिया या इधर एक्सी ले लिया, इधर ओमेगा ले लिया, कैसा कर्व होगा बोलो? हाइपरबोलिक कर्व होगा। अब बता दो, इधर हमने सी ले लिया और इधर एक्सी ले लिया, ये भी कैसा होगा? अब बताओ, ओमेगा और सी में कर्व ले ले तो कैसा हो जाएगा? ये भी कैसा होगा? हाइपरबोलिक कर्व हो जाएगा। इसमें कोई रटने की चीज़ नहीं है, आपको बोल दो। एक चीज़ और देखते हैं इसमें हम लोग, इधर देखो, फॉर डीसी, डीसी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो एक्सी की वैल्यू हो जाएगी 1/0। ये क्या हो गया? याद करिए, हमने बताया था कैपेसिटर कहीं लगा है तो डीसी को जाने नहीं देता। इनफाइनाइट मतलब ओपन सर्किट बिहेव करता है। और सिंपल सर्किट हम लोग क्वेश्चंस के किए थे। ये एसी को तो जाने देगा लेकिन डीसी को जाने। अब एसी के लिए जरा देखो क्या कहानी कर रहा है ये, कि फॉर एसी, एसी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। अब जब यहाँ पर आप रखोगे इसकी वैल्यू 1/2 पाई 50 इंटू सी, फाइनाइट वैल्यू आएगी। फाइनाइट मतलब इनफाइनाइट तो नहीं आएगा, कोई वैल्यू आएगी। मतलब ये होगा एसी को अलाउड कर रहा है, जाने दे रहा है, उसके लिए काम करेगा, लेकिन डीसी को क्या करेगा? ये रोक देता है। तो कैपेसिटर जो है वो डीसी को जाने नहीं देता है और एसी को जाने देता है। एक बात यहाँ से आई, कर्व यहाँ समझ में आया। एक्सी की यूनिट हमने आपको बता दिया क्या हो जाती है? ओम होती है। नाम इसका क्या हो गया? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब बात आती है कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है। तो बताइए, इसमें इसका वोल्टेज क्या करता है? ये इधर को करंट है और इसका वोल्टेज ये नीचे होता है VC। तो वोल्टेज करंट से 90 डिग्री क्या करती है? लैग करती है। मतलब कि जो वोल्टेज है अपनी करंट से, पूरे चैप्टर में जो हम फेज पढ़ेंगे वो हमेशा V और I के बीच में होगा। जो फेज पढ़े किसके बीच होगा? B और I के बीच। सारी स्टोरी उसी के बीच हो रही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि ये क्या कर रहा है? वोल्टेज क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। कितना लैग कर रहा है? 90 डिग्री लैग कर रहा है। पॉइंट क्लियर हो गया? अब इसके बाद हम लोग आते हैं एल सर्किट। बहुत डेरिवेशन हम लोग नहीं चल रहे हैं, थोड़ा बेसिक आइडिया ही ले रहे हैं। अब थर्ड है आपका एल सर्किट। एल सर्किट मतलब बोल दो कैपेसिटिव इंडक्टिव, जिसमें कॉइल लगा हुआ हो ये, और ये आपका जो है एसी, ये एल हो गया, करंट आई हो गई। यहाँ इनपुट सप्लाई हमने दे दिया इसको B0 साइन ओमेगा टी। यहाँ निकालोगे तो आएगा I0 साइन ओमेगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे, काश आएगा, फिर इसको हम कन्वर्ट करते हैं। अब वो हम वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। बस ये समझ लो कि ये हो गया BL और ये हो गई करंट आपकी I। तो बताओ वोल्टेज इसका क्या करता है? 90 डिग्री क्या करेगा? लीड करेगा। अब 3 पॉइंट आ गए आपके पास, एक तवार आ गया, R हो जाएगा। तो बताओ दोनों क्या हो गए? पैरेलल जा रहे थे। जब C आ गया तो क्या हुआ बताओ? वोल्टेज, एक ही चीज याद करना, दोनों मत याद करना। वोल्टेज अपनी करंट से 90 डिग्री लैग कर रहा था, और जब L आ गया तो उसका वोल्टेज अपनी करंट से 90 डिग्री लीड कर रहा था। ठीक, और यहां से XL आता है और ये होता ओमेगा L, और ये ओमेगा L होता 2 पाई। अब फॉर डीसी जरा देख लो, डीसी के लिए क्या रोल हो रहा है? XL की वैल्यू क्या हो रही है? कोई रोल नहीं है। पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो, जब डीसी फ्लो हो रही होती, कांस्टेंट करंट जा रही होती है, तो उसका कॉइल का कोई रोल केवल 2 समय होता है, ऑन और ऑफ का समय होता है, क्योंकि वहां बैरिंग करंट आ जाती है। अदरवाइज इसका कोई रोल नहीं होता है। दूसरी चीज फॉर एसी। अब एसी के लिए बताओ, एसी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज है। तो एक्सएल की वैल्यू सीधे सीधे क्या आएगी? फाइनाइट आ जाएगी। इसके लिए है। इसका मतलब हो गया कि चाहे एक्सएल हो और चाहे एक्सी हो, या कॉइल हो या कैपेसिटर हो, दोनों का रोल एसी के लिए है। और
उसके लिए क्या हुआ गया था, इनफाइनाइट हो गया था, और इसके लिए रेजिस्टेंस क्या हो गया, 0। मतलब क्या हो गया, डीसी तुम कॉइल फ्लो कर रहे हो, कोई रोल नहीं है, चाहे कॉइल रहे और चाहे न रहे, ये कहने मतलब। और जब तुम डीसी किसी कैपेसिटर फ्लो करो तो जाने नहीं देगा, उसको क्या करेगा, रोक देता है। तो इसका मतलब एसी ऐसा है जो आर में भी, एल में भी और सी में भी, तीनों में इजीली फ्लो हो जा रही है। लेकिन डीसी के लिए मामला गड़बड़ है। ठीक, अब हम कर्व प्लॉट करना चाहें तो देख लो, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। बताओ ओमेगा में हो, इसमें प्लॉट करना चाहे कैसा होगा, यहां भी बता दो क्या हो जाएगा, एल में स्ट्रेट, ओमेगा और एल में बता दो क्या होगा, हाइपरबोलिक कर्व हो जाएगा। ये सब कर्व बारे में बहुत पढ़ा चुके हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इसको करना ही नहीं है। अब हमारे पास आता है एल आर, सी आर और एल सी आर। ठीक, चलो हम एल आर सर्किट पढ़ लेते हैं। चलो हम एक इकट्ठे पढ़ लेते हैं, सब छोड़ो। एल सी आर, एल सी, यही पढ़ लेना, इसी में सब आ जाएगा। एल सी आर से पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसमें ये एल सी एंड ये बी नॉट साइन ओमेगा टी, ये एक्सएल, ये एक्सी और ये तो आर वही वी आर, या इसको हम ये कर ले रहे हैं, वोल्टेज लिख लेते हैं। उनको इसको ये कर लेते हैं, वी एल, वी सी एंड। ठीक, इसी सर्किट में सारे आ जाएंगे आपके। अब इधर देखिए, इधर साइड में करंट थी और इधर है आपका रेजिस्टेंस है, याद करो। वी आर वोल्टेज इसका इधर है तो था, इधर आपका क्या था, वी एल था, इधर आपको क्या था। इसी से अब याद कर लीजिए, देखिए जब आर होगा तो बी और आई दोनों सेम फेज में हो गए, बोलो। जब एल हो गया तो वोल्टेज अपनी करंट से 90 डिग्री क्या करा, लीड, ऊपर लीड हमने मान लिया। और जब जो है सी होगा तो वोल्टेज 90 डिग्री क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, बोलो। अब ये दोनों अपोजिट फेज में हैं, तो इसको हम ऐसे बना लेते हैं। इधर हमने लिखा वी एल माइनस बी सी और इधर हमने क्या लिखा, वी आर। ये वोल्टेज, रिजल्टेंट वोल्टेज इसका हमने ले लिया वी, और एंगल हो गया ये क्या, फाई। अब यहां से रिजल्टेंट वोल्टेज का फॉर्मूला बता दो क्या बन जाएगा, अंडर रूट बोल दो वी एल माइनस बी सी का प्लस, यही क्वेश्चन शुरू हो जाता है आपका। क्वेश्चन दे देते हैं कि वोल्टेज ए क्रॉस एल सी आर आर 10 20 समथिंग दे दिया, फाइंड इन टोटल वोल्टेज या सप्लाई वोल्टेज, इस तरह का वर्ड यूज किया। अभी तक आप कर रहे थे कि V इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3, चाहे कैपेसिटर हो चाहे रेजिस्टेंस हो, सब में आप यही कर रहे थे, क्योंकि वहाँ या तो सब C लगे थे या तो वहाँ सब R लगे थे। लेकिन यहाँ स्टोरी बदल गई है, यहाँ पर C लगा है, R लगा है, L लगा है, तो यहाँ फेज में डिफरेंस आ रहा है, अलग अलग वोल्टेज में डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर जो नेट वोल्टेज हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, बोल दो, अंडर रूट बी एल माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर। इस पर क्वेश्चन काफ़ी आए हुए हैं आपके, बी एल दे दिया, बी सी दे दिया, बी आर दे दिया, बी पूछ लिया, हो जाएगा। अब आओ, फिर आते हैं, अब इसको देखिए, ये रेजिस्टेंस है आर, करंट आई है, वोल्टेज वी आर होगा और वी आर इज इक्वल टू आई आर। इसके रेजिस्टेंस का नाम सिंपली आर, इसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस। ठीक, सेकेंड आते,
ये सी लग गया, करंट आई है, और यहां से जो वोल्टेज आएगा वी आर बोल दो, जैसे आई आर वैसे आई एक्स सी, और यहां पर जो एक्स सी है इसकी वैल्यू क्या बताया था 1/ओमेगा सी, और हो गया 2 पाई एफ सी। और इस एक्स सी का नाम हमने क्या बताया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब इसके बाद हम आते हैं थर्ड पॉइंट, कॉइल लगा दिया, इंडक्टर लगा दिया, ये करंट आई जा रही है। अब इसका वोल्टेज बोल दो वी आर को वी एल इज इक्वल टू आई एक्सएल, आई इंटू ओमेगा एल। अब यहां जो एक्सएल आया हमारा ये क्या कहलाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक, अब समझिए, आर से पैदा हुआ रेजिस्टेंस, सी से पैदा हुआ कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एल से पैदा हुआ इंडक्टिव रिएक्टेंस। आदमी का बच्चा हो गया, बकरी का बच्चा फलाना, इसका बच्चा, ये अलग अलग नाम हो गए। और जब ये कंबाइंड होने लगेगा, एक एक से पैदा होगा, अलग अलग नाम होगा, कई से पैदा होगा तो एक नाम होता है, और एक नाम क्या होता है, इम्पीडेंस। तो अब हम उसके बारे में समझने जा रहे हैं, फिर से समझ लो। आर हो गया, रेजिस्टेंस नाम दिया, एल सी हुआ, उसके रेजिस्टेंस का कैपेसिटिव रिएक्टेंस हुआ, एल हुआ इंडक्टिव रिएक्टेंस हुआ। और फेज की बात आई, दो ही बातें पढ़नी है हमको, फेज पढ़ना और रेजिस्टेंस पढ़ना है। और जीरो, जब आर हुआ फाइव वैल्यू 0 है, एल है फाइव वैल्यू 90 है, सी है फाइव वैल्यू भी 90 है। यही कहोगे हाँ, एक में लीड कर रहा है, एक में लैग कर रहा है। ठीक, अब हम आते हैं इधर, देखिए यहां वैल्यू रख दो, अंडर रूट आई एक्सएल आई एक्स सी होल स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर आर स्क्वायर। आई बाहर निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस, और बी अपान आई का लीजिए, यही जेड हुआ, तो अंडर रूट बोल दो क्या हुआ, एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस क्या हुआ। तो ये फॉर्मूला आपका निकल आया इम्पीडेंस। क्या कहेंगे इसको, इम्पीडेंस। आर का हुआ रेजिस्टेंस, सी का हुआ कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एल का हुआ इंडक्टिव रिएक्टेंस, और दो दो तीन तीन से पैदा हुआ तो एकमात्र नाम क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस। ये इम्पीडेंस हो गया, जिसकी वैल्यू हो गई अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसी से तुम किसी की निकाल सकते हो, जैसे आर सर्किट कहा जाए तो केवल आर रखो, बाकी को क्या कर दो, 0 कर दो। इसी में एल आर कहा जाए तो एल रखो, आर रखो, सी को क्या कर दो, 0 कर दो। इसी में सी आर कहा जाए तो सी रखो, आर रखो, एल को क्या कर दो, 0 कर दो। इसी फार्मूले से पूरा सारा सातों सर्किट आपके निकले। पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये फार्मूला आपको याद करना है, और जहां पर ये है कि एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, एक्सी की वैल्यू क्या होती है, ये आपको याद करना है। ठीक, अब आते हैं फेज। अब फेज में आ जाओ। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दो तीन क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, ध्यान देखिए। tan फाई, यहां से बताइए क्या हो जाएगा, VL माइनस VC अपान, और मॉडिफाई करो इसको, IXL माइनस अपान, यहां से tan फाई की वैल्यू हो गई XL माइनस XC अपान। अब एक्सएल वगैरह की वैल्यू यहां रख लिया करेंगे। बोलो, अब यहीं से तुम फिर से सब निकाल सकते हो। जैसे फॉर आर सर्किट करो तो आर रखोगे, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, 0। बोलो, लिखा जाए एल सर्किट तो एल रखो, बाकी 0 कर दो, तो ये रखोगे, ये 0 कर दोगे।
कहा जाए LR सर्किट, तो ये ए रखोगे और ये रखोगे, इसकी वैल्यू क्या कर लोगे? इन्हीं दोनों फॉर्मूलों से सारी चीज आपकी निकल आ रही। पॉइंट क्लियर हुआ? ये फाई क्या है बता दो, क्या है? फेज है। किसके बीच है? पूरे चैप्टर में बी एंड फाई जो है फेज डिफरेंस बिटवीन बी एंड। क्लियर हो गया? इसी सर्किट से सारी बातें आपकी निकल आ रही हैं। एक बार फिर से समराइज कर लिए बातों को। देखिए, पहली चीज, जब सर्किट में आर है, पहले तो आप रेजिस्टेंस सारे पढ़ डालिए। सर्किट में आर है तो उसके रेजिस्टेंस का नाम क्या रखा गया? रेजिस्टेंस। सर्किट में सी है तो उसके रेजिस्टेंस का नाम क्या हुआ? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सर्किट में एल है तो बता दो, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और जब दो दो तीन तीन से पैदा हो रहे हैं, सिंगल नाम क्या हो रहा है? क्या नाम है? इम्पीडेंस, जिसका फॉर्मूला क्या है बता दो? Z इज इक्वल टू अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर। अब फेज पे आ जाओ। R है तो बताओ फेज क्या है? 0 है। C है तो वोल्टेज 90 डिग्री क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। L है तो वोल्टेज 90 डिग्री क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। अब जब दो दो हो जाए, तीन तीन हो जाए, तो हम ऐसे डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं। उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? फॉर्मूला यूज करना। तो फॉर्मूला सब निकाल देंगे। अकेले में तो कह देंगे, अकेले में हमने कह दिया कि भाई R है, फाई 0 है, C है, उसका वोल्टेज 90 डिग्री लैग कर रहा है, L है 90 डिग्री लीड कर रहा है। लेकिन जब दो दो तीन दिन से मामला आ जाता है तो हमें क्या लेना पड़ेगा? फॉर्मूला सारा लेना पड़ेगा। tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC अपान। यही LCR ही आपका मेन है। ये आपको समझ में आ जाए, पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाए। अब आते हैं हम लोग पावर। ये भी खूब पूछा जाता है, पावर एंड पावर फैक्टर। तो पावर जो होता है P इज इक्वल टू BI, पहले B इज इक्वल टू B0 साइन ओमेगा t प्लस फाई, I इज इक्वल टू I0 एंड साइन ओमेगा t। तो ये P इज इक्वल टू BI होता है, तो ये रखोगे B0 I0 ये इंस्टेंटेनियस पावर कहलाता है, लेकिन कभी पूछा नहीं गया। ठीक, यहीं से हम लोग सॉल्व किए थे तो एवरेज पावर आया था। और एवरेज पावर बताओ क्या आया था? VRMS IRMS cos। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। तो इसी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं एवरेज पावर पर, और काफी क्वेश्चन आते हैं। और इसमें एक चीज ये देख लीजिए, फाई की वैल्यू 90 जब होगी तो एवरेज पावर क्या हो जाएगी? और 90 कब होती बताओ? L और C सर्किट में। L और C सर्किट में वहाँ फाई की वैल्यू क्या होता है? 90 होता है। 90 हो जाएगा तो एवरेज पावर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एवरेज पावर, तो ऐसी पावर को क्या नाम रखा गया है? वाट लेस करेंट। क्या कहते हैं? वाट लेस करेंट। सर्किट जब उसमें L होगा, व्हेन सर्किट कंटेन्स ए प्योरली L और प्योरली C, इन दिस सिचुएशन फाई विल बी 90 डिग्री एंड एवरेज पावर कितना हो जाएगा? 0। इट इज कॉल्ड वाट लेस। ठीक, अब आते हैं हम लोग, और यही चोक कॉइल में यूज किया गया था कि उसको प्योरली हम L कर देते हैं, फाई वैल्यू 90 हो जाता है और वहाँ एवरेज पावर क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। तो ये आपका हो गया VRMS IRMS cos फाई। अच्छा, इसी में वर्चुअल वैल्यू पूछ लिया जाए, ओनली फाइंड वर्चुअल वैल्यू इफेक्टिव वैल्यू, तो बताओ एक बार ये आया था वर्चुअल हम कह सकते हैं, तो ये नहीं, यही सीधे आ जाएगा VRMS, और यही तो वर्चुअल है दोनों, या इफेक्टिव कह सकते हो, इसे हटा देते हैं। तो एक आध बार आया, बाकी यही क्वेश्चन आता है आपका कि P एवरेज इक्वल टू VRMS IRMS cos फाई। इसमें तमाम सारे क्वेश्चन दे देते हैं, हमने आपको कराए हुए हैं, और उसमें पूछ लेते हैं कि एवरेज वैल्यू इसकी फाइंड करिए। ठीक, अब इधर पावर फैक्टर पे आ जाओ।
पावर फैक्टर जो है ये फॉर्मूला में आपको बताया था R/Z और यही होता है cos पाई हो जाता है। क्या हो जाएगा? पावर फैक्टर इज इक्वल टू R/Z इज इक्वल टू cos पाई। रेजोनेंस ये बहुत आता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इसके बाद पावर है, उसके बाद LCR सर्किट है। ठीक, तो रेजोनेंस में सीरीज रेजोनेंस की हम बात कर रहे हैं, दो होते हैं, सीरीज और पैरेलल, भी पैरेलल का नहीं आता है, सीरीज का ही आता है। ठीक, तो इसमें ये आपका चलिए बताइए सीरीज रेजोनेंस में क्या बताया था हमने आपको। फर्स्ट पॉइंट यह होता है कि VL इज इक्वल टू जो वोल्टेज L का अगेंस्ट वही वोल्टेज C का अगेंस्ट। ठीक, यही से पहचान लेते हैं। और VL इज इक्वल टू VC है तो नेट वोल्टेज जरा बताओ, हमने क्या बताया था अभी आपको? VL माइनस VC 0 हो जाएगा, VR स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू, इसका मतलब जो इनपुट सप्लाई है टोटल इसको मिल जाएगी। यदि यहाँ 100 है तो इसकी भी क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यहाँ दे देंगे जैसे 200 और यहाँ दे दिया 100, पूछेंगे इसका कितना होगा तो इसका भी कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, अब यहीं से VL की वैल्यू क्या होती है? IXL IXC, तो यहां से आपको मिल गया कि XL इज इक्वल टू, इससे Z क्या आ जाएगा? Z XL माइनस XC 0 हो गया, R स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू, इस Z को मिनिमम कहा जाता है। Z मिनिमम इज इक्वल टू क्या हुआ? पूछा जाए कि सर्किट का इम्पीडेंस टोटल क्या है, तो मान लो ये 10 ओम है तो टोटल इम्पीडेंस सर्किट का कितना आएगा? 10 आएगा। जैसे ही आपको पकड़ में बात आ गई कि रेजोनेंस की कंडीशन आ रही है तो पेन की बहुत जरूरत आपको नहीं पड़ती। अब आते हैं करंट आ जाते हैं। I इज इक्वल टू होता है V/R। जब ये मिनिमम है तो करंट क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। I मैक्सिमम इज इक्वल टू V/Z मिनिमम। Z मिनिमम का मीन मतलब यहाँ क्या है? V/। तो इस टाइप के सर्किट में क्या हो जाता है? इम्पीडेंस मिनिमम हो जाता है और करंट क्या होती है? मैक्सिमम हो जाती है। करंट एक्सेप्ट हो रही, इसलिए एक्सेप्टर सर्किट भी कहा जाता है। और ये सर्किट एज अ वोल्टेज क्या यूज किया जाता है? वोल्टेज मैग्निफिकेशन टाइप। ठीक, और जरा देखो पावर फैक्टर बताओ। पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? R/Z, तो R/R इज इक्वल टू, ये भी पूछा गया है कि रेजोनेंस में पावर फैक्टर क्या होगा, तो 1 हो जाएगा। फिर आते हैं एवरेज पावर क्या हो जाएगी? बोलो। VRMS IRMS cos 0, तो P एवरेज मैक्सिमम हो जाती है। और मैक्सिमम किसके इक्वल हो जाएगी? VRMS इंटू, सारे पॉइंट आते हैं, इंपॉर्टेंट है सब। यहां शुरुआत हुआ, सब कहीं से उठाया जाता है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पॉइंट लास्ट देखिए, ये बताओ कि XC इज इक्वल टू, हमने क्या बताया? XL। XC की वैल्यू क्या होती है और XL क्या होती है? ओमेगा L। तो ओमेगा की वैल्यू √1 अपान क्या हुआ? ओमेगा की वैल्यू रखोगे तो यहां से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1/2π √1/LC। इस पर खूब क्वेश्चन आए हुए हैं आपके। अब इसमें रेजोनेंस वर्ड न यूज करके वो ये कह देंगे कि करंट सर्किट में मैक्सिमम है, या कोई एक कंडीशन लेकर दे देंगे और कहेंगे फ्रीक्वेंसी फाइंड करो। तो बता दो, फ्रीक्वेंसी इसको कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी। और यहीं से हम लोग करते क्या है, सर्किट में जो हम लोग रेडियो या वायरलेस जितनी चीज़ें हैं उसमें यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? जैसे L और C लगा हुआ है,
अब एक हमने फिक्स कर दिया, एल मान लो फिक्स कर दिया और सी को वेरी कर रहे हैं, तो सी की वेरिएशन से ओमेगा वेरी कर रहा है या फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी। और जैसे ही फ्रीक्वेंसी आपके रेडियो की या जिसकी भी है वो जो आपको ट्रांसमिट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, वैसे उस स्टेशन क्या करता है, कैच करने लगता है। बोलो, रेडियो अगर आप क्या करते हो, उसको उसका इधर उधर घुमाते रहते हो, और जैसे जिस फ्रीक्वेंसी पे आप गाना सुनना चाहते हो और जैसे उस फ्रीक्वेंसी पे जाए तो जो घुमाते हो तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है इसमें वेरिएशन आता है, ओमेगा वेरी करता है, मतलब फ्रीक्वेंसी वेरी करती है। और जैसी फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी की इक्वल हो जाती है वैसे फर्स्ट क्लास है रफ़ी साहब का गाना सुनने लगते हैं, अब जिसका मन हो। ठीक, तो ये कहानी होती है आपका जो आपका रेडियो या टीवी जो भी है वो आपके पास है, वहाँ पर इसका यूज होता है, रिसीवर की जगह यूज होता है। ठीक, तो यहाँ से इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं रेजोनेंस में। चलिए, क्यू फैक्टर या क्वालिटी फैक्टर कहा जाता है इसको, और ये मैथमेटिकली होता है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर टू द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। करते क्या इससे शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्या होता है कि तुम कभी कभी जो है रेडियो सुन रहे होते हो तो आधा एक स्टेशन का आधा एक स्टेशन पकड़ने लगता है, दोनों मज़े लेने लगते हो, तो उसको हम लोग और क्लियर करना चाहते हैं। सही आपका एक स्टेशन पकड़ेगा तो आपको साउंड अच्छी सुनाई पड़ेगी, तो वही होता है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को मेजर करता है क्वालिटी फैक्टर। तो कैसे होता है इसमें, VC इज इक्वल टू हो गया आपका IXC और ये हो गया आपका IR, ऐसे हो जाएगा IXL अपान IR, और XC की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपान ओमेगा CR, और ये हो जाएगा ओमेगा L अपान R। ओमेगा की वैल्यू रखोगे, अभी हमने बताया क्या होता है, अंडर रूट ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू अभी हम लोग XL बराबर एक्सिस निकाले तो XL बराबर क्या था, ओमेगा L, यह था ओमेगा C, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आई थी, अंडर रूट 1 अपान LC, यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट 1 अपान LC इंटू CR। अब देखिए ये C अंदर ले आओ तो एक C से एक C क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, एक C कैंसिल हो जाएगा तो एक C बचेगा, तो अंडर रूट L अपान C, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं Q इज इक्वल टू 1 अपान R अंडर रूट L अपान C। यही इसमें भी आता है। ठीक, इसको भी सॉल्व करोगे तो यही आएगा, तो Q इज इक्वल टू इक्वालिटी फैक्टर हो गया 1 अपान R अंडर रूट L अपान C। देखिए यहाँ पर ये C अंदर ले आओगे ना तो ये C, एक C कैंसिल, एक C बचेगा, यहाँ C बचा, L कहाँ चला गया ऊपर, तो अंडर रूट L अपान C, और ये R इधर आ गया, तो क्वालिटी फैक्टर दोनों सेम आता है 1 अपान R अंडर रूट क्या हो गया, अंडर रूट L अपान C। चलिए हम लोग ये पैरेलल CR सर्किट, वैसे एक क्वेश्चन इस पर बनता है और बाकी आता नहीं है। तो पैरेलल में ये LCR आपका है बना हुआ है, यहाँ इनपुट सप्लाई हमने दिया, तो इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हो। जैसे हम लोग इधर ये लिखे थे BL, इधर क्या लिखे थे BC, इधर आपका VR और इधर हमने I दिखाया था, याद आया। तो इसमें क्या हो जाएगा, इधर IC, इधर IL और ये हो गया IR। तो करंट जो है, हम ऐसे पैरेलल की बात करेंगे तो करंट जो है वो क्या कर रही है, लीड कर रही है C वाले में, L वाले में क्या कर रही है, लैग कर रही है, R है तो पैरेलल है। और यहीं से इसको हम और मॉडिफाई करना चाहें तो ये हो जाएगा IC माइनस IL, और इधर क्या हुआ, और ये आपका फाई बना लो फेज नेट I, तो रिजल्टेंट करंट यहाँ बोलो क्या हो जाएगी, हो जाएगी IC माइनस IL का स्क्वायर प्लस, इसी पे क्वेश्चन आया हुआ है कि करंट दे दिया गया था, पूछा गया था कि नेट करंट क्या होगी, तो हमें लग रहा है निकाल लोगे, इसमें कोई डाउट। कैसे याद करो, इसको तो याद ही किए हो, इसी में बस उलट दिया करो सीधे सीधे, वैसे ना भी उल्टोगे तो कोई फर्क नहीं आएगा, क्यों डिफरेंस की स्क्वायर पर वैल्यू वही आएगी आपकी। ओके, तो ये नेट करंट का क्वेश्चन पूछा गया था I बराबर। अच्छा, अब इसी में थोड़ा सा और 2 स्टेप बढ़ जाते हैं, अब यहाँ तक आए ही हैं।
इधर देखिए, अब यहां पर आपको जैसे फाइंड वोल्टेज सबका क्या हुआ, सेम हुआ, ठीक। आई की वैल्यू वहां पुट करना चाहते हो, कैसे निकालोगे, V इज इक्वल टू आई आर है जैसे, तो आई सी की वैल्यू क्या हो जाएगा, V अपान एक्स आर आएगा, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं आई इज इक्वल टू अंडर रूट आई सी मीन्स वी सी अपान एक्स सी, ठीक, माइनस वी एल अपान एक्सएल का होल प्लस आई वी अपान आर, तो वी आर, बोलो वी आर अपान आर का होल। अब इधर देखिए, पैरेलल में सबका वोल्टेज क्या होगा, वी सी इज इक्वल टू वी एल इज इक्वल टू वी आर इज इक्वल टू वी, तो आई इज इक्वल टू वी बाहर निकाल लो, 1 अपान एक्स सी 1 अपान एक्सएल का होल स्क्वायर और प्लस इसको इसके नीचे ले आओ, तो आई अपान वी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 अपान एक्स सी माइनस 1 अपान एक्सएल का स्क्वायर प्लस 1 अपान आर स्क्वायर, और आई अपान बी, बी अपान आई होता है जेड, तो आई अपान बी हो गया 1 अपान जेड, तो इसकी जगह 1 अपान जेड लिख सकते हो, तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपान अंडर रूट 1 अपान एक्स सी 1 अपान एक्सएल होल और प्लस 1 अपान आर स्क्वायर, ये आपका हो गया, ठीक। लेकिन इस पर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, बस एक क्वेश्चन यही आया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन आपको मिला था, वही आई इज इक्वल टू अंडर रूट आई सी माइनस आई एल का स्क्वायर प्लस आई आर स्क्वायर। अब इसमें भी रेजोनेंस की सारी कंडीशंस वही हो जाएंगी, एक्स एल बराबर एक्स सी, बस इसमें इतना आ जाता है कि वहां पर हम लिखते हैं आई मिनिमम, वहां लिखते हैं आई मैक्सिमम, यहाँ होता है आई मिनिमम, वहां लिखते हैं जेड मिनिमम, यहाँ होता है जेड, आएगा उतने ही, वहां जेड मिनिमम इज इक्वल टू आर, तो यहाँ हम कहेंगे जेड मैक्सिमम इज इक्वल टू आर, वहां लिखे थे आई मिनिमम इज इक्वल टू क्या लिखे थे, बी अपान जेड, बोलो, तो कहने का मतलब वहां पर वैल्यू वही आएगी, बस वहां पर क्या था, आई आपका क्या था मैक्सिमम, यहाँ आई क्या होगा मिनिमम, वहाँ वोल्टेज आपका वो रेजिस्टेंस क्या था, जेड क्या था मिनिमम, यहाँ क्या होगा मैक्सिमम, और जो फार्मूला हमारा आया था ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपान अंडर एल सी, वहाँ भी आता सेम, यहाँ भी आता है, फ्रीक्वेंसी वही आएगा 1 अपान 2 पाई अंडर रूट 1 अपान एल अपान सी, तो फार्मूला सेम आएगा, बस इतने हो जाएगा कि जो मिनिमम है मैक्सिमम, जो मैक्सिमम मिनिमम, लेकिन ये सिलेबस में आपकी नहीं है, मात्र एक क्वेश्चन वही आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, आई इज इक्वल टू अंडर रूट आई सी माइनस आई एल का होल स्क्वायर प्लस आई आर स्क्वायर, ठीक।